याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ से मुराद यह है कि इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जिसके अंदर एक टाइप ये थी कि सर्विसेज दी जाती हैं। सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सर्विस देती हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, लॉयर की फर्म्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, ठीक है। और ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसी तरह एक होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, जिसके अंदर गुड्स सेल की जाती हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती, पीछे से गुड्स को एज इट इज़ लेके आगे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन सेल कर दिया जाता है। दिस इज़ नोन एज ट्रेडिंग बिजनेस। और नंबर थर्ड जो बिज़नेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल लेके गुड्स को प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं और उसे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन गुड्स को आगे सेल किया जाता है। तो ये तीन किस्म के हमने बिजनेस देखे थे। अभी तक आपके इल्म में होगा जो पहले 4 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। यानी जो पहले इस किताब के 4 चैप्टर्स हैं वो हमने देखे थे कि सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बिजनेस करती हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, उनके लेजर कैसे मेंटेन होता है, उनका जर्नल में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, उनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होती है। ठीक है। आज हम जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ट्रेडिंग बिजनेस का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग बिजनेस ये होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये होता है कि गुड्स को पीछे लेके एज इट इज सेल किया जाता है। जैसे बाटा सर्विस के जो आउटलेट्स हैं, आउटलेट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपको रोड्स पे नज़र आते हैं, वो आउटलेट क्या करते हैं, पीछे से एज इट इज़ शूज़ लेते हैं, आगे सेल कर देते हैं। ठीक है। परचून की दुकानों के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है और उनकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे बनती है। याद रखें कि सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जैसे फ़र्क होता है वैसे इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी फ़र्क होता है। इनके अकाउंट्स को ट्रीट किए जाने में भी फ़र्क होता है, इनकी इनकम स्टेटमेंट भी डिफरेंट होती है, इनके अंदर एंट्रीज़ की रिकॉर्ड करने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। तो लिहाजा एक यहाँ से एक नया फेज़ शुरू हो रहा है। पहले 4 चैप्टर्स याद रखने आपने सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड थे कि हम उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो बहुत ईजी था। तो लिहाजा सबसे पहले सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सिखाई जाती है कि सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशंस के रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ मीन्स द ट्रेडिंग बिजनेस, in which we will learn how we can maintain the financial accounts and records, financial records of a trading company। ठीक है, चलें जी हम चलते हैं आगे। इसमें देखें दो सेक्स इनकॉर्पोरेशन और एक है यहाँ पर SAKS सेक्स इनकॉर्पोरेशन, एक और है इनकॉर्पोरेशन जी है, पता नहीं कौन सा है, बहरहाल वो हम देखते हैं। उसका यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं, वो इन कंपनीज़ को साथ लेके चलेगा और पूरे उसके अंदर आप देखेंगे, ये देखें जैसे ये सेक्स इनकॉर्पोरेशन है, इसकी पूरी बुक के अंदर इसी की एग्जांपल्स दी हुई हैं, सॉरी इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखें इन्वेंट्री क्या होती है। देखिए यहाँ उसने दिया हुआ है कि इन्वेंट्री ये होती है कि जो जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, देखें सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ें सेल नहीं कर रही होती, तो लिहाजा उनके पास कोई गुड्स नहीं होती कस्टमर को सेल करने के लिए, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। जबकि जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ गुड सेल हो रही होती हैं। ये अलग बात है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही होती है, वो मैन्युफैक्चर्ड होकर आई हुई होती हैं। लेकिन जो बिज़नेस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो खुद से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर तो नहीं करता। जैसे कपड़े की जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये तमाम दुकानें कपड़ा बना बनाया ख़रीदती हैं और आगे सेल करती हैं, तो ये ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल्स हैं। तो इन्वेंट्री जो है बेसिकली वो इन्वेंटरी बेसिकली वो गुड्स होती हैं कि जो परचेज़ की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू कस्टमर। ठीक है, याद रखें जो कस्टमर्स को के लिए परचेज़ की जाएंगी आगे उनको रीसेल करने के लिए,
उनको हम कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ इट्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर मर्चेंट, यानी किसी भी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब ज़रा इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपने। इस इन्वेंट्री भी कहते हैं, इन्हें गुड्स भी कहते हैं, कई जगह गुड्स भी यूज़ होता है। गुड्स मीन फिनिश गुड्स। ठीक है, गुड्स या इन्वेंट्री ये एक ही मायनों में इस्तेमाल होते हैं। कहीं अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क होता है। अमेरिकन ब्रिटिश में कहीं पे इन्वेंट्री यूज़ किया जाता है और कहीं पे गुड्स यूज़ किया जाता है। तो जो बिज़नेस जिन गुड्स का बिज़नेस कर रहा होता है उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे, याद रखना है आपने। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर मसलन जो पाक फ़ैन है या रॉयल फ़ैन है उसकी इन्वेंट्री क्या होगी, फ़ैन्स। ठीक है, लेकिन उसके वहाँ पर जो कैनवुड का एसी लगा हुआ है वो एसिड होगा, उसको काउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ एसिड। ठीक है, एसी के नाम से, एयर कंडीशनर के नाम से। फर्नीचर जितना भी होगा वो फर्नीचर कहलाएगा, वो उसकी वहाँ पे एसिड होगा, नॉन करंट एसिड, वहाँ पे अपने एसिड के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई गाड़ियाँ परचेज़ की जाएंगी तो वो लॉरीज के नाम से रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह अगर कोई टोयोटा कंपनी है तो वो किसका बिजनेस कर रही है, गाड़ियों का। तो लिहाजा जो गाड़ियाँ हैं वो टोयोटा कंपनी के लिए इन्वेंट्री शुमार की जाएंगी। ठीक है, जिनकी वो सेल परचेज कर रही है। वहाँ पे जो टोयोटा कंपनी के अंदर वहाँ पे जो पंखे लगे हुए होंगे रॉयल फैन के, वो वहाँ पे उसके लिए एसिड हो जाएंगे टोयोटा कंपनी के लिए। ठीक है, तो लिहाजा उसको हम कहेंगे कि वो उनका एसिड है, नॉन करंट एसिड। फैंस, रॉयल फैन के जो पंखे लगे होंगे पूरे हर कमरे के अंदर, हर ऑफिस में टोयोटा कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे वो उनका एसिड होंगे, क्योंकि वो उनका ट्रेडिंग बिजनेस नहीं करती टोयोटा। ठीक है, तो अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री या गुड से क्या मुराद है। वो आइटम जिसका कंपनी बेसिकली ट्रेडिंग कर रही होती है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पहले बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड एसिड, नॉन करंट एसिड। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपने पढ़ लेना सारा। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ क्या होती हैं, ये वही कंपनीज होती हैं कि जो ट्रेडिंग कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। देखें, ऑपरेटिंग साइकिल, पहली बात तो ये कि आपको ये लर्न करना होगा कि साइकिल्स किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी एक दफ़ा कि साइकिल से मुराद ये होता है कि ऐसा प्रोसेस को एक पॉइंट से शुरू हो, दोबारा उसी जगह पे उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा वहीं से शुरू हो, फिर वहीं पे आकर ख़त्म हो जाए। इस चक्कर को कहते हैं हम साइकिल। ठीक है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो देखें। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहाँ से शुरू होता है प्रोसेस कि कंपनी के पास सबसे पहले कैश होता है, उस कैश से कंपनी गुड्स परचेज करती है, उसके पास जब गुड्स आ जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, इन्वेंट्री। उसको सेल करेगी उधार के ऊपर। याद रखें, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर हमेशा जो सेल परचेज होती है वो ऑन अकाउंट होती है, तो वो सेल करेगी ऑन अकाउंट, उसका अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब कस्टमर उसे पैसे देंगे तो दोबारा कैश आ जाएगा, वो दोबारा फिर उन्हीं पैसों से गुड्स परचेज कीजिए। जैसे आम दुकान, आपको कुछ ना किसी बिज़नेस का एक्सपीरियंस होगा, आम दुकानों के ऊपर यही काम तो होता है। उसमें दुकानों पे ये चीज़ें परचेज़ की जाती हैं और इस तरह फिर लोग सेल करते हैं और उससे जो पैसे आ जाते हैं उनसे फिर दोबारा परचेज़ करते हैं, दोबारा सेल करते हैं। तो एक साइकिल होता है जो चलता है, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट और कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। ये एक प्रोसेस है, हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, उसने वर्ड साइकिल का भी बताया हुआ है और यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये आप बेशक अभी रहने दिए, कंपेयरिंग मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ विद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अभी फ़िलहाल हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का हम नहीं देख रहे, तो लिहाजा हम इसको कंपेयर अभी आप फ़िलहाल ना करें। ठीक है, ये देखें जी, अब रिटेलर और होलसेलर में क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिटेलर क्या होता है, रिटेलर एंड होलसेलर क्या होते हैं कि ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं मर्चेंडाइजिंग कंपनी उसके अंदर, बिज़नेस के अंदर। एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस यानी ट्रेडिंग बिजनेस, रिटेलर भी हो सकता है, रिटेल बिजनेस भी हो सकता है और होलसेल बिजनेस भी हो सकता है। रिटेलर क्या होता है, इज़ अ बिजनेस दैट सेल्स मर्चेंडाइज डायरेक्टली टू पब्लिक। ठीक है, उससे पब्लिक छोटी छोटी क्वांटिटी में आके डायरेक्टली परचेज कर रही होती है चीज़ें। जबकि रिटेलर में भी है लार्ज और स्मॉल, ये भी हो सकता है, रिटेलर बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, जैसे चेजअप है, ठीक है, मेट्रो है, वो रिटेल है लेकिन बहुत बड़ा स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दिया है साक्स की और गैप्स की। ठीक है, और वॉलमार्ट की। ठीक है, तो उसके अलावा
दूसरी एग्जांपल क्या है, दूसरी टाइप क्या थी, होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, वो बाय करता है लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को। ये ख़ास बात होती है कि वो वहाँ से बल्क में आपको सेल करेगा। आप किसी भी होलसेलर के पास जाएंगे अमूमन तो वो आपको कहेगा कि हाँ भाई ये दर्जन चीज़ें कम से कम आप हमसे लें तो हम आपको सेल करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा एक ट्रेडिंग बिजनेस होलसेलर भी हो सकता है। जिस तरह गल्ला मंडी में चले जाएँ, वहाँ सारे होलसेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। हुसैनागाई में, काली मंडी में कहीं चले जाएँ मुल्तान के अंदर, तो वहाँ पे सारे होलसेलर बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली होलसेल और रिटेल का डिफरेंस है। अच्छा, अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट क्या कैसी होती है। अब देखें, अभी तक आप जो पहले 4 चैप्टर्स में सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आए हैं, वो कुछ इस तरह से होती थी, आपने प्रैक्टिस की होगी कि रेवेन्यू होता है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस और हमारे पास आ जाती है नेट इनकम, ठीक है। बड़ी सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट थी। जो होती है ना आपकी ट्रेडिंग बिजनेस, उसकी ज़रा कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें कोई सर्विसेज नहीं दे रहे होते जिसके अगेंस्ट रेवेन्यू आ रहा हो, तो लिहाजा वहाँ पे कुछ चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। हम कोई ना कोई यूनिट सेल कर रहे होते हैं और जो यूनिट सेल हो जाते हैं उनकी कॉस्ट उसमें से माइनस कर दी जाती है ताकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। हमें अभी पूरा इसका पैटर्न देखते हैं, इसकी एग्जिबिट यहाँ पे दी हुई है। फिर उसमें से जो और एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं और उसके अलावा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो तमाम इसमें से माइनस हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। ये ग्रॉस इनकम, ये नेट इनकम, ठीक है। ये यहाँ पे सारा उसने बताया हुआ है। ये देखें, ये एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दी हुई है आपके सामने। एक कंप्यूटर सिटी कंपनी है, जैसे वहाँ पे सेक्स कंपनी थी, यहाँ पे एप्स गैप्स कंपनी है, इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर सिटी कंपनी है। उसकी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2011। देखें उसकी सेल्स दी हुई हैं, उसमें से आप हमेशा मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ की जो सेल्स होती हैं, सेल कैसे निकाली जाएंगी, पूरे साल में जितने यूनिट सेल हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पर यूनिट कॉस्ट से, तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी डॉलर्स में, ठीक है। सेल्स इन यूनिट्स भी होती है, सेल्स इन डॉलर्स भी होती है। सेल्स इन यूनिट्स किससे क्या मुराद है, जितने यूनिट सेल हुए हैं और उसे एक यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स इन डॉलर आ जाएगी। उसमें से आप माइनस कर देते हैं कि उन गुड्स को जो सेल हुई हैं उनको सेल करने की जो कॉस्ट थी वो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। वो कितनी है, यहाँ पे 5,40,000 दी हुई है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 3,60,000। अब उसमें से जितने भी बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ लेकिन होता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट भी आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें से आप इंटरेस्ट भी माइनस करते हैं और फिर टैक्स माइनस करते हैं, तो फिर आपके पास आखिर में क्या आ जाता है, यहाँ पे नेट इनकम, जो यहाँ पे 90,000 रुपये दी हुई है, इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। ये देखिए, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, ज़रा आपने समझना है कि ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मुराद वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए किए जाते हैं, स्पेंड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे रॉयल फैन की का मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, पंखे बेचना, पंखे बनाना, तो उसके अंदर जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। उन मुलाजमीन की वेजेस जो कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं, पंखों को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की उनका एक्सपेंस, ठीक है, उसी बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो ये तमाम कोर बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड जो होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग फिर क्या होंगे कि जो ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन वो कभी कभार होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जैसे कि मसलन कंपनी जो है वो एक अपना फैक्ट्री बना रही थी, तो फैक्ट्री के अंदर चले फैक्ट्री में काम हो रहा था, पंखे बन रहे थे, तो एक मशीन में एक उसका हाथ आ गया, एक लेबर का, ठीक है। तो वहाँ पर जिसकी वजह से उसकी उंगली कट गई। अब वो अदालत में सू करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए थे, कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा, कंपनी अपना अदालत में मुकदमा लड़ेगी। अब जाहिर बात है उसकी कोई लीगल फ़ी भी होगी, बेशक कंपनी जीते या हारे, कोई ना कोई उसकी फ़ी तो होगी ना, कोई स्टाम्प पेपर होगा, कोई उसमें अदालत में कागजात जमा करवाने होंगे, वकील जो हायर किया जाएगा उसके पे फ़ी होगी, तो वो तो उसकी पड़ेगी। तो ये ऐसा एक्सपेंस होगा कि जो नॉन ऑपरेटिंग है,
ये एक बिजनेस ऑपरेट करने का एक्सपेंस नहीं है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ मुलाजमीन की उंगलियां कट रही हैं और हर रोज़ कंपनी के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये ऑफ एंड ऑन होता है, कभी कभार ऐसा किया जाता है। तो ये होते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इन्हीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटिंग इनकम पे भी। ये जो नेट इनकम निकली है ना आपकी, ये ऑपरेटिंग इनकम होती है, यानी कंपनी को जो बिजनेस ऑपरेट किया है उससे जो इनकम हुई है। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। देखिए मिसाल के तौर पे कंपनी का मेन कोर एक्टिविटी क्या है, कंपनी की कोर एक्टिविटी सेलिंग फैंस। ठीक है, एक रॉयल कंपनी की एग्जाम्पल, पाक कंपनी की एग्जाम्पल लें, पाक फैंस बनाने वालों की, तो टू सेल द फैन। ठीक है, अच्छा, उसको बेचने से जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग इनकम होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कंपनी को इसके अलावा जो कोई प्रॉफिट आता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। कंपनी को हुआ तो है लेकिन उसको हम अलग रखते हैं ताकि पता चले कि कंपनी को कोर बिजनेस एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हो रहा है और अदर एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर कंपनी का एक गोडाउन, कोई गोदाम फारिग पड़ा हुआ था, उसने वो रेंट पे दे दिया, तो उससे उसको क्या हुआ, इनकम आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब रॉयल फैन के लिए बेसिकली उसका काम ये नहीं है कि वो गोडाउन बना बना के कंपनियों को या लोगों को रेंट पे दे, बल्कि वो तो एक गोडाउन एक बेकार पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, उन्होंने सोचा चले इसको रेंट पे दे देते हैं, तो लिहाजा उन्होंने रेंट पे दे दिया और वो आनी शुरू हो गई, क्या नाम है उसे, इनकम। तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि कंपनी का बैंक में काफ़ी सारा पैसा पड़ा हुआ था, साल ख़त्म हुआ तो बैंक ने उसको कंपनी को प्रॉफिट दे दिया, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली वो इंटरेस्ट क्या है, वो भी इनकम होगी कंपनी के एंड से। तो इसलिए हम उसे कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि कंपनी का प्राइमरी पर्पस बैंक में पैसा रखवा के उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना नहीं है, बल्कि फैंस मैन्युफैक्चर करके और फैंस को सेल करना है। तो लिहाजा वो उसकी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा या नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। तो ये बेसिकली आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, देखें अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के। जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होते हैं, उनके अकाउंटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे उनके अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले जो है वो आपने, इसने बहुत अच्छा बताया, आपने इसको लाजमी पढ़ने पहले दो पैराग्राफ्स। इसने बताया हुआ है कि वी रिकॉर्डेड इकोनॉमिक इवेंट्स यूजिंग ओनली जनरल लेजर रिकॉर्ड। आपको याद होगा आप जनरल बनाते थे और लेजर बनाते थे पहले अकाउंट्स के पहले 4 चैप्टर्स में। इन अकाउंट्स को हम कंट्रोल अकाउंट्स कहते हैं। जनरल और लेजर को हम कंट्रोल अकाउंट्स इसलिए कहते हैं, दे आर यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि इनकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा इस बेस पर हम इनको कंट्रोल अकाउंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि इनसे देखें एक ओवरव्यू तो मिल जाता है कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, लेकिन इनकी मदद से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्सिडरी लेजर्स। ठीक है, सब्सिडरी लेजर्स हम यूज़ करते हैं। सब्सिडरी लेजर क्या होते हैं? सब्सिडरी लेजर contain information about the specific control account in the company's general ledger। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सब्सिडरी लेजर contains information about specific control account। ये जो लेजर होता है ना, होता ये भी लेजर है, लेकिन ये कंटेन कर रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट की इंफॉर्मेशन को कंपनी इसके जनरल लेजर में से। ठीक है, जनरल या लेजर में से किसी भी कंट्रोल अकाउंट में से किसी एक को, ये किसी भी स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट को ये जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्सिडरी लेजर। ठीक है,
अच्छा, अब जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होते हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट सेल परचेज होती है, फ्रीक्वेंट सेल परचेज कह लें या फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन कह लें, वो होती हैं सेल और परचेज की। ठीक है, चलिए मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। ये चेज़अप अगर आप जाएं तो काउंटर्स पे देखें लाइन लगी हुई होती है, हर वक्त रश होता है, कितनी इनकी सेल हो रही होती है। ठीक है, और पीछे जारी बात है जब चीज़ें ये सेल हो रही हैं तो पीछे से माल भी तो मंगवाना है इन्होंने, तो पीछे इनके सप्लायर्स ही वो बेपनाह होंगे कि जो ये मेंटेन कर रहे होंगे। तो गोया कि सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंटली उनकी इन्वेंट्री फ्रीक्वेंटली सेल हो रही होती है और परचेज हो रही होती है। ठीक है, तो लिहाजा मर्चेंडाइजिंग कंपनीज हमेशा अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के सब्सिडरी लेजर बनाती हैं। अब देखें, कंट्रोल अकाउंट्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेएबल भी तो आ रहा होता है ना, और भी ट्रांजेक्शन होती हैं। आप अगर जनरल को अपने जहन में लेकर आएँ तो उसके अंदर आप सेल और परचेज जो क्रेडिट पे होती थी उसको भी रिकॉर्ड करते थे, और जो एसेट्स परचेज होते थे, कोई ओनर इक्विटी किसी ने पैसा लगा दिया वगैरह वगैरह, ओनर ने पैसा लगाया और ओनर ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कोई पैसा निकाले, इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो भी होती थी। लेकिन चूंकि सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन मर्चेंडाइज में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा हम सेल और परचेज के हम अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी सब्सिडी लेजर्स मेंटेन करते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस और समझ लें अच्छी तरीके से आप, और वो ये है कि आपने ये बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसी तरह आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा सेल और परचेज के वर्ड के लिए। ठीक है, सेल और परचेज का वर्ड किस लिए यूज़ होता है, आप याद रखें कि सेल और परचेज का वर्ड स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए। आपको याद होगा मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी इन्वेंट्री से मुराद किया है कि वो कोर बिजनेस आइटम या वो आइटम जिसका बेसिकली कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे रॉयल फैन के लिए पंखे, तो उसका जो हमारे पास स्टॉक रखा होगा उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। और वो जो इन्वेंट्री जब परचेज की जाएगी तो उस इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए हम सिर्फ वर्ड की यूज़ करेंगे परचेजेज, और जब वो इन्वेंट्री सेल होगी तो उसके लिए हम सेल करेंगे, यूज़ करेंगे हम वर्ड सेल्स। ठीक है, यानी कहने का मकसद यह है कि परचेजेस एंड सेल्स वर्ड इज आर स्पेसिफाइड टू यूज विद द इन्वेंट्री। when we'll purchase inventory we will use the word purchases, when we'll sell the inventory we will use word sales। अच्छा, जहन में ज़रा लाएं आप कि जब आप नॉन करेंट एसेट परचेज करते हैं तो आपको याद होगा कि जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो वहाँ पे परचेजेस को डेबिट नहीं करते, वहाँ पे आप फर्नीचर को डेबिट करते हैं। लैंड परचेज करते हैं तो लैंड को डेबिट करते हैं, उसके अगेंस्ट कैश को क्रेडिट करते हैं, तो वहाँ परचेजेस नहीं आप लिखते। ठीक है, अगर कोई टूल्स इक्विपमेंट सेल किए हैं या कोई गाड़ी सेल की है आखिर में 5-10 साल 20 साल बाद, तो वो आप बेसिकली उस नॉन करंट एसेट को अपने नाम से डेबिट या क्रेडिट कर रहे होते हैं, उसके लिए परचेज और सेल का वर्ड यूज़ नहीं करते। परचेज और सेल का वर्ड मखसूस है इन्वेंट्री के साथ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं भूलना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सब्सिडरी लेजर्स के अंदर हम कौन कौन से दो सब्सिडरी लेजर बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल्स के। वो इसलिए कि चले मेरी एक बात सुने, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखें, आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब भी आप सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी को जब पैसे देते सर्विसेज देते थे तो उसके अगेंस्ट हम क्या किया करते थे, हम अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल जनरेट करते थे, यानी कस्टमर का नाम यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो हम अकाउंट अगर हमने सेल की है उधार के ऊपर तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि मिस्टर ABC डेबिट, क्योंकि हमने उससे पैसे वसूल करने होते हैं। ठीक है, उसको हम डेबिट कर देते हैं। अच्छा, और अगर मिसाल के तौर पे हमने कुछ चीज़ें सेल की हैं तो जो किसी को कोई बेची हैं तो हम उसको जो है वो अकाउंट पेएबल हम कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि हमने उसे पैसे देने होते हैं।
अच्छा, अब ज़रा आप ये सोचें कि यहाँ पर जब फ्रीक्वेंट परचेज हो रही होती है, चेज़अप जैसे उसमें, चेज़अप में, के मार्ट में, ठीक है, इनकी बेपना परचेज होती हैं और सेल्स भी बेपना हो रही होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर जो है वो एक दिन के अंदर कम से कम 500 कस्टमर तो लगा होगा ना काउंटर के आगे, और उसने अपनी चीज़ें लेकर गया होगा एक दिन में, तो बड़ी मामूली सी तादाद है, ये कोई फिगर ही नहीं है बड़े बड़े स्टोर्स के लिए, के मार्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो 500 कस्टमर्स को क्या इनके नामों के साथ से डेबिट किया गया होगा, इसकी के मार्ट वगैरह की और मेट्रो की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनती होगी डेफिनेटली, ये तो अकाउंट बनते ही बनते हैं, इसके बगैर तो बिजनेस ही नहीं होता। तो क्या ख्याल है आपका कि यहाँ पर क्या हर कस्टमर के नाम, कस्टमर को तो नाम भी नहीं पता होता इन्हें, चीज़ के आगे जो कस्टमर आया, चीज़ ली, पैसे दिए और चला गया, उसका नाम थोड़ी लिखा जाता है वहाँ पे कि भाई इतनी चीज़ सेल हो गई हैं। और अगर कोई उधार का भी कस्टमर हो तो उसका भी नाम नहीं पूछा जाता, आम दुकानों पे देख लें, ठीक है। अव्वल तो उधार का होता नहीं है, इसके अंदर तो कैश पे होता है सारा काम। तीसरी बात, चले परचेजेस तो उधार पे होती हैं, तो इनके तो कितनी परचेजेस हो रही होती हैं, तो अगर ये हर एक की एक डबल एंट्री अगर पास करने लग जाएं तो परचेज और सेल के अंदर तो इन्हें एक टाइम लग जाए। और अगर इसको, अगर 500 अकाउंट, 500 कस्टमर्स हैं और 500 अगर सेलर परचेजर्स हैं, यानी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं जिनसे माल खरीद रहे हैं, तो इनकी जब अगर ईयर एंड के ऊपर इनके बैलेंसेस बच गए तो इनकम स्टेटमेंट, सॉरी, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो क्या इन 500 के 500 अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल को यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर डालेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो बैलेंस शीट के अंदर ये 500 कस्टमर और 500 पेएबल्स नहीं आते बैलेंस शीट के अंदर। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक सब्सिडरी लेजर मेंटेन करते हैं जिसमें अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। सारे उसके अंदर एंट्रीज आएंगी अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल्स के सब्सिडरी लेजर्स के अंदर। और उसके बाद जो फाइनल बैलेंस होगा आखिर के अंदर जो बचता होगा, यानी कुछ ऐसे कस्टमर होंगे तो जो साल में पैसे भी देते गए होंगे, या कुछ ऐसे पेएबल्स होंगे कि जो हमारे राइट ऑफ भी होते गए होंगे, ख़त्म होते गए होंगे, ठीक है, नील होते गए होंगे उनका बैलेंस। तो आखिर में जो इतना पैसा वसूल करना होगा अकाउंट रिसीवेबल से और अकाउंट पेएबल को जितना देना होगा, उनके फाइनल बैलेंसेस उठा के हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में, और फिर एक ही अमाउंट चली जाती है अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल्स की, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ट्रांजेक्शन्स की तादाद सेल और परचेज की बहुत ज़्यादा होती है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में, सो डेट्स वाई, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ज़ाहिर बात है, एक कंपनी है, चले मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ, एक चेज़अप ही ले लें। चेज़अप की जो है वो बैलेंस शीट बन रही है। अब इसके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, बर्तन है, क्रॉकरी है, शर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, लेडीज़ आइटम्स हैं, कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है। अगर ये हर एक को, जैसे हम फर्नीचर के आगे फर्नीचर लिखते हैं, ठीक है, और जब हम परचेज करते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट तो टूल्स इक्विपमेंट की को डेबिट करते हैं, जैसे हम नॉन करेक्ट एसेट में हम आप देखते आए होंगे पिछले 4 चैप्टर्स में आपने ये काम किया। तो अगर हम इन्वेंट्री जब भी हम परचेज करेंगे तो अगर हम आइटम के नाम से लिखने लग जाएं तो ये तो तकरीबन हज़ारों आइटम्स की लाइन लग जाएगी यहाँ पे इन्वेंट्री में। तो जहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो याद रखें करंट एसेट होता है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर। तो ये करंट एसेट के अंदर अगर हम जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं यानी इन्वेंट्री के आइटम्स मौजूद हैं उनको अगर नाम से लिखने लगेंगे वो तो हमारे पास हज़ारों आइटम्स तो यही हो जाएंगे। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर भी एक बनाते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने पढ़ा कि अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, अकाउंट पेएबल सब्सिडरी लेजर, और तीसरा है इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर, ठीक है। ये हम 3 लेजर्स बनाते हैं और उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर भी फिर हम क्या करते हैं कि जो भी इन्वेंट्री आ रही होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसका सब्सिडरी लेजर बनता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसके बाद साल के आखिर में उनका फाइनल बैलेंस शीट के अंदर उठा के ले जाएं कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर फॉर अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर कंटेन्स थाउजेंड ऑफ अकाउंट्स। उसके अंदर फिर हर चीज़ का अलग अलग हिसाब किताब रखा जाता है इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर के अंदर, हर अकाउंट का अलग अलग रखा जाता है कि बेल्ट कितनी आई
और टॉयज़ कितने आए और गारमेंट्स कितने आए, बच्चों कितने आए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज अकाउंट्स ट्रैक इन्फॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट शोइंग द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट परचेज सोल्ड एंड करेंट। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा चलें, देखें हम यहाँ तक तो हमने देख लिया, आगे चलते हैं। टू अप्रोचेज यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमने ऊपर पढ़ा कि सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स जो हैं, ये सब्सिडरी लेजर्स किन किन दो के बनेंगे? पर अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, अकाउंट पेबल सब्सिडरी लेजर और इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर। अब हम पहले बात करते हैं इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर की। अच्छा, उसके अंदर सबसे पहले ना ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में कैसे मेंटेन किया जाता है, इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसे रखा जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, देखें पहली बात तो ये कि यहाँ पर दो सिस्टम लिखे हुए हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो कभी पहले तो यूज़ ज़्यादा हुआ करता था, पीरियोडिक और परपेचुअल का कम होता था, लेकिन अब चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है तो लिहाजा अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है और अब तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं। ठीक है, चाहे उसके बल्कि आइटम्स हों या छोटे छोटे आइटम्स हों, जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, सेल। ठीक है, या चाहे बड़े बड़े आइटम्स हों जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी, फर्नीचर, बेड वगैरह। ठीक है, अच्छा अब इसको एक कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर कर लें कि जैसे इन्वेंट्री जो है ना, उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग किया करते थे। कैसे भला? आपको याद होगा कि प्रीपेड एक्सपेंस की जब आप एंट्री करते थे उसमें आप क्या करते थे कि ऑफिस सप्लाइज़ है या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरीज़ हैं वगैरह, जो भी है प्रीपेड एक्सपेंस, उसको पहले एज आर एसेट रिकॉर्ड करते थे अपने पास, और फिर वो जब उस एसेट के अगेंस्ट बेनिफिट अटेन कर लिया जाता था, गेन कर लिया जाता था, तो फिर उसको कंपनी एक्सपेंस शुमार बना देती थी। ठीक है, पहले वो जो एक्सपेंस है उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उसको हम एक्सपेंस का हिस्सा बनाते थे, इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनाते थे। बिल्कुल इसी तरह इन्वेंट्री भी यहाँ पर ऐसे ही है कि जैसे पहले परचेज कर ली जाएगी और परचेज करके उसे कहाँ रखा जाएगा? एज अ एसेट, एसेट में यहाँ रखा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छा अब बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में इन्वेंट्री आएगी और जैसे जैसे वो इन्वेंट्री सेल हो जाएगी तो वो जो इन्वेंट्री सेल हो गई तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई थी वो यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पे। देखें, एज गुड्स आर परचेज और एज गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई CGS में। ठीक है, तो गोया कि यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि देखें ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, हम फर्ज करते हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर 9,000 यूनिट सेल हुए सेल्स में। ठीक है, और एक यूनिट 100 रुपये का था तो 9 लाख रुपये, 9 लाख डॉलर हो गए। इन्हीं 9,000 यूनिट्स को जो सेल हुए हैं उनको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी थी? ठीक है, जो गुड्स सोल्ड हुई हैं, गुड्स सोल्ड से मुराद क्या है यहाँ पर? 9,000 यूनिट्स, उनकी कॉस्ट कितनी है? ठीक है, उन्हीं 9,000 यूनिट्स की कॉस्ट यहाँ आ जाएगी 5,40,000 और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस हम क्यों कह रहे हैं? ग्रॉस का मतलब ये होता है कि अभी उसमें से कोई चीज़ माइनस होनी है, और नेट इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि यहाँ ये वो प्रॉफिट है जिसमें पहले सब कुछ माइनस हो चुका है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस वगैरह माइनस हो गए। ठीक है जी, तो लिहाजा अब आपने याद ये रखना है कि ये सेल से मुराद वो यूनिट्स होते हैं जो पूरे साल में सेल हुए होते हैं, और उन्हीं यूनिट्स के ऊपर जो कॉस्ट आई होती है मैन्युफैक्चर करने की, उन्हें प्रोड्यूस करने की या उनको परचेज़ करने की, यानी हमने अगर बने बनाए ख़रीदे हैं ट्रेडिंग बिजनेस में तो वहाँ से जो हम यहाँ तक लेकर आएंगे फैक्ट्री से लेकर, या लाहौर से आप होलसेलर से मंगवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो यहाँ तक जितना भी होगा वो क्या होगा, हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर हो गया, हमने ये अप्रोचेस पढ़ ली। अच्छा, अब दो अप्रोचेस हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और आपका
पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, इसमें फिजिकल इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है। इसको जो है फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये फिर काफ़ी डिटेल है और इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह, ताकि एक ही लेक्चर के अंदर ये सब कुछ ख़त्म हो हमारा, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए आप लोगों के का जो होमवर्क है वो यही है कि आप इसको पढ़ें, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं और वीडियो सुनें और इनके मुतालिक कॉन्सेप्ट्स लें। अगले जो टॉपिक हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।